सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और दूरदर्शन के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हर बार एक अलग विषय के साथ हम आपसे इस कार्यक्रम के जरिए रूबरू होते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी देखभाल रख सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, और एक से अनेक विषय हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं और ऐसे ही विषय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको विषय बताऊं, इसके पहले नज़र डाल लेते हैं आज की तिथि पर। और आज की तिथि की बात करें तो विक्रम संवत 2080 भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है आज, और दिनांक है 14 सितंबर 2023 दिन गुरुवार। तो आज अगर हम बात करें तो तिथि हमने आपको बताई, लेकिन शुभ विचार भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हिंदी दिवस की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर देना चाहिए। कुछ रोज़ एक ऐसा शब्द ज़रूर हिंदी का सीखें और लोगों को भी सिखाएं जिससे हमारी मातृभाषा से हम जुड़ सकें। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं आज के शुभ विचार पर। उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो दर्शकों, हमने आपको बताया जिद और जुनून अगर हो तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। इस शुभ विचार के साथ हमने कार्यक्रम का आगाज किया है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। और आज के इतिहास की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आज है, और हिंदी दिवस अपने आप में खास मायने रखता है। भारत की आज़ादी से पहले 14 सितंबर 1946 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया था, और यही कारण है कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1959 में सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इसके अलावा बात करें तो 1960 में खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की थी। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी थी। सन 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ ME लॉन्च किया था। वहीं 2000 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। वहीं 2009 में भारत ने श्रीलंका को 46 रन से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का कॉम्पैक्ट कप जीता था। वहीं 2016 में पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के पदकों का जो आंकड़ा है वो 4 पर पहुंचा था। तो ये आज का इतिहास बताया, और अब कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे आज के विषय के साथ कि आज हम बात करने वाले हैं कि मानसून के मौसम में किस तरीके से अपनी त्वचा का ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम कविताएं भी सुनेंगे, क्योंकि आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर बिना हिंदी को प्रणाम किए हम जो है रह नहीं सकते और हम आगे भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है तो मातृभाषा को भी आगे बढ़ाना होगा। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे उनकी मुलाकात करा देता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जयश्री पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। नमस्ते। तो जयश्री पाटिल मैम से आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो शायर भी हैं, कवि भी हैं, गायक भी हैं, गज़लें भी लिखते हैं। अकबर मंसूरी जी हैं, और ख़ास बात यह है कि ये दिव्यांग है, उसके बावजूद इनने अपने हौसले के बल पर सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश में एक अपना अलग स्थान बनाया है। हमारे साथ अकबर मंसूरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अकबर जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर जी। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले डॉक्टर जयश्री पाटिल जी के पास चलेंगे। मैम, आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि हम बात करें मानसून का सीज़न चल रहा है और ऐसे में त्वचा रोग की देखभाल करना या त्वचा का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हम देखते हैं कि त्वचा के कई गंभीर रोग इस मौसम में निकलकर सामने आते हैं। तो यहाँ पर क्या बारीकियाँ हैं, क्या प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है और इसका कैसे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है? बरसात के मौसम में नमी की वजह से त्वचा में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। सबसे ज़्यादा आप ऐसे समझ लें, अभी जो चल रही है दिक्कत वो है दाद की समस्या, जिसे रिंग वर्म कहा जाता है, और जो बहुत लोगों को परेशान करती है। और चूंकि ये अंदरूनी हिस्से पे होती है, कई सारे लोग समय पे इसका इलाज नहीं करा सकते और एक शर्म या एक हिचकिचाहट की वजह से इसका समय पे इलाज नहीं कराते। दाद ऐसी समस्या है कि जो अगर इसका सही उपचार किया जाए तो ठीक तो हो जाती है, किंतु ये बार बार आने की संभावना रखती है, इसलिए बहुत लोग परेशान होते हैं और ये एक से दूसरे में भी फैलती है।
अगर इन्फेक्शंस के अलावा हम बात करें तो पसीने से होने वाली भी त्वचा में कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे त्वचा इरिटेट हो सकती है और पसीने की एलर्जीज़ हो सकती हैं। ये सारी चीज़ों को अगर हमें थोड़ा कम करना है और अपने को इससे बचना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान दें और अपने कपड़ों का भी इलाज सही तरीके से करें। कपड़े बरसात के मौसम में कोशिश करना है कि ढीले सूती कपड़े पहने, ऐसे कपड़े जो पसीने को सोखें, और दिन में 1 या 2 बार सारे कपड़ों को बदलना ज़रूरी है। बदलने के बाद भी कपड़े धुल तो जाते हैं पर उन्हें यदि प्रेस करके दोबारा पहना जाए तो कहीं अगर फंगस या फफूंद की अगर कीटाणु या उसके बीज त्वचा में फंसे रहते हैं या अपने कपड़ों में फंसे रहते हैं तो वो भी उससे ठीक हो सकते हैं। ढीले सूती कपड़े पहनने से एरेशन भी होता है, हवा लगती है अंदरूनी हिस्सों पे और ये समस्याएं कम परेशान करती हैं। मैम देखने में ये आता है क्योंकि मानसून का सीज़न चल रहा है तो डाइट का भी खास ध्यान रखना, क्योंकि कहते हैं फंगस इन्फेक्शन जब आता है जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगे, या तो ये भी कहा जाता है कि कई बार हेल्थी डाइट ना तेलीय पदार्थ ज़्यादा खाने से, क्योंकि कई मरीज़ आपके पास आते भी होंगे और ये भी मानसून का सीज़न चल भी रहा है, कभी बरसात हो रही है और कभी उमस हो रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। तो ऐसे में किस तरीके के मरीज़ अभी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं? और कई बार वो दवा समय पे नहीं लेते, जो दवा मार्केट में उपलब्ध है उसी को लगा के सोचते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके उपयोग से जो स्थिति है वो और चिंताजनक हो जाती है। जी, खान पान का और स्ट्रेस लेवल्स का शरीर की इम्यूनिटी पे फ़र्क तो पड़ता है, किंतु ये जो इन्होंने बात उठाई ये बहुत आजकल हमारी ट्रीटमेंट्स को मुश्किल में डाल देते हैं। जो ओवर द काउंटर मार्केट में कई बार स्टेरॉइड बेस्ड प्रिपरेशंस या क्रीम्स आती हैं, ये क्रीम्स हमारी त्वचा की लोकल इम्यूनिटी को और ख़राब करती है, जिसकी वजह से तुरंत तो फ़ायदा लग जाता है, एक आराम लग जाता है, खुजली लग जाती है, पर वो क्योंकि त्वचा की इम्यूनिटी को कम करती हैं, दाद को जैसे ही उनका असर ख़त्म होता है दाद को और फैलने का मौका मिलता है। तो किसी भी तरह की समस्या में कोई भी लगाने की दवा भी लगाने के पहले एक बार दोबारा सोचना है कि वो स्टेरॉइड वाली क्रीम तो नहीं है। एलर्जीज़ के मामले में स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स इस्तेमाल की जाती है, पर यदि वो फंगल इन्फेक्शंस हो तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि ये बीमारी छोटी सी दिखती ज़रूर है लेकिन छोटी होती नहीं, और कई बार इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है कि डॉक्टर्स के सामने भी चिंता होती है, क्योंकि स्टेरॉइड ज़्यादा उपयोग जो है मरीज़ कर लेता है। लौटूंगा मैम आपके पास, हमारे साथ अकबर मंसूरी जी भी बने हुए हैं। अकबर जी, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति को सरलतम बनाती है और आज हिंदी दिवस भी है, तो क्योंकि आप गायक भी हैं, लिखते भी हैं, तो सबसे पहले हिंदी दिवस पर ही आपसे चंद पंक्तियां चाहूँगा। जी सर जी, मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज हिंदी दिवस के मौके पर जी आकाश दूरदर्शन भोपाल से मैं पेश कर रहा हूँ अपनी कुछ पंक्तियाँ। जी जी। पहले तो ये मतलब हमारी हिंदी भाषा का हर भाषा सम्मान करती है जी। पहले 2 पंक्तियाँ, उसके बाद फिर तरन्नुम में 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगा। जी जी जी। पहले पंक्तियाँ यूँ हैं कि समझने वालों समझ लो मकाम हिंदी का। क्या बात है। समझने वालों समझ लो मकाम हिंदी का, बजेगा डंका यहाँ सुबह शाम हिंदी का। इसलिए 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि जी, ये राष्ट्रीय भाषा है जरा ध्यान दीजिए। क्या बात है। ये राष्ट्रीय भाषा है जरा ध्यान दीजिए। बच्चों को हिंदी भाषा का कुछ ज्ञान दीजिए। बच्चों को हिंदी भाषा का कुछ ज्ञान दीजिए। हिंदी से बढ़ के कोई भी भाषा नहीं प्रिय। हिंदी से बढ़ के कोई भी भाषा नहीं प्रिय। हिंदी दिवस पे हिंदी का सम्मान कीजिए। हिंदी दिवस पे हिंदी का सम्मान कीजिए। ये पंक्तियां थी सर। बहुत खूब। हिंदी दिवस पर हिंदी का सम्मान कीजिए और राष्ट्र को जोड़ने के लिए भी राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिए और रोज कोशिश करिए कि राष्ट्रभाषा यानी हिंदी को हम सीखें
और सिखाएं भी, ये ज़रूरी है। ये बात अकबर मंसूरी जी ने कही। लौटूंगा अकबर जी आपके पास। मैम अगर हम बात करें तो एक, क्योंकि आज हिंदी दिवस भी है और कई मरीज आते होंगे परेशानी बता नहीं पाते, और फिर भाषा ही एक ऐसा माध्यम बनता है, और डॉक्टर के बीच में और मरीज के बीच में जो माध्यम है अगर वो स्पष्ट होता है तो डॉक्टर बेहतर तरीके से उपचार कर सकता है और मरीज बेहतर तरीके से अपनी बीमारी बता पाता है। तो एक बड़ा माध्यम है। लेकिन बात करें हम, आप स्टेरॉइड की बात बता रही थी, मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ फंगल इन्फेक्शंस को नहीं, कई सारी अन्य बीमारियां भी होती हैं। या अगर हम ख़ास तौर पर बात करें जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं एक्ने की, इस पर कई सारी क्रीम्स लोग जाते हैं मार्केट से लेते हैं और लगा लेते हैं और उसके बाद उसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। कई लोगों की तो स्किन का कलर तक बदल जाता है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। स्टेरॉइड्स देखिए ऐसी दवा है जो सही जगह पे सही स्टेरॉइड इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट लाती है, पर जहाँ पे उसका दुरुपयोग होता है, जहाँ गलत तरीके के प्रिपरेशंस गलत जगह पे गलत इंडिकेशंस के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, उसके बहुत नुकसान होते हैं। जैसे कई सारे लोग एक्ने और चेहरे गोरे करने के लिए या काले निशानों को हटाने के लिए फेयरनेस क्रीम्स जो इस्तेमाल करते हैं उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे पे बाल ज़्यादा उग सकते हैं, चेहरे पे लाली आ सकती है। ये लाली कई बार परमानेंट हो जाती है और वो कितनी भी फिर दवाइयाँ करे वो ठीक नहीं होती। जहाँ पिंपल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं स्टेरॉइड्स, जब तक लगाते हैं तब तक तो फ़ायदा होता है, पर उसके बाद और पिंपल निकल आते हैं, त्वचा हमेशा के लिए पतली हो जाती है और इसकी वजह से एजिंग और झुर्रियाँ भी ज़्यादा दिखने लगती हैं। तो आप ऐसे समझें, और सबसे बुरी बात ये होती है इन क्रीम्स की कि इनकी लत लगती है, यानी जैसे लगाना छोड़ते हैं वैसे और लगाने का मन करता है, और जब तक लगाते हैं तब तक त्वचा ठीक दिखती है और उसके बाद फिर से वो ठीक नहीं दिखती, तो लोग बार बार हो जाता है क्रीम्स का। जी, क्रीम्स की एडिक्शंस भी होती है, इसीलिए इनका उपयोग चेहरे पे बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ना करें, वो बहुत नुकसान कर सकती हैं। मैम नुकसान कर सकती है। बड़ी बात मैडम ने बताई है यहाँ पर कि अगर आपको अपनी त्वचा की देखभाल करना है तो ध्यान रखना होगा कि हम चेहरे पर क्या लगा रहे हैं। मैडम के पास दोबारा चलेंगे दर्शकों, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं ये फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है। आप फ़ोन के माध्यम से हमारे जो कॉलर्स हैं वो जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम पर, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ भोपाल का कोड है 0755, इसके अलावा 2660049। इस टेलीफोन नंबर पर आप कॉल करके अपनी जो जिज्ञासा है या प्रश्न है उसका जवाब जो है पा सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से। और एक टोल फ्री नंबर भी है, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा, 1800-233-0040। तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर भी कॉल करके आप सीधे हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे अपनी जिज्ञासाओं, प्रश्नों के जो प्रश्न हैं उनके जो जवाब हैं वो जान सकते हैं। तो जैसे मैडम के पास दोबारा लौटेंगे, जैसे मैम आप बता रही थी कि स्टेरॉइड का उपयोग नहीं करना है और कई बार इसका उपयोग इतना हो जाता है कि एडिक्शन भी हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि लोगों के मन में रहता है कि हम अपनी त्वचा का ध्यान कैसे रखें। हम देखते हैं कि इस बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। हमें शुरू से सिखाया जाता है कि ये एंटीसेप्टिक क्रीम है, इसको यूज़ करना है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। तो बेसिकली स्किन की देखभाल कैसे करें हर मौसम में, वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। स्किन की देखभाल अपनी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से करनी चाहिए। किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है, और सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो हर एक स्किन टाइप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। पर यदि हम इसे संक्षेप में अगर हम डिस्कस करें तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो त्वचा का साफ़ होना, तो अच्छे क्वालिटी का फेस वॉश, क्लेंजर या साबुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं फेस को क्लीन करने के लिए। मॉइस्चराइज़र्स आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, पर अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। ऑयली स्किन में लाइट मॉइस्चराइज़र्स, ड्राई स्किन में हैवी मॉइस्चराइज़र्स। एंड अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो सनस्क्रीन का नियमित उपयोग बहुत बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 2 बार सनस्क्रीन पर्याप्त मात्रा में घर के बाहर और घर के अंदर भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सनस्क्रीन भी अपनी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आजकल अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पर अच्छी क्वालिटी के SPF 30 वाले सनस्क्रीन्स भी यदि इस्तेमाल किए तो इसकी वजह से चेहरे में टैनिंग होना या चेहरे पे एजिंग के सिम्टम्स जल्दी आना, ये सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं या इन सिम्टम्स को हम डिले कर सकते हैं। तो सनस्क्रीन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी डे क्रीम, नाइट क्रीम अपने हिसाब से जो सेफ मार्केट में आती है वो इस्तेमाल करने में नुकसान कुछ नहीं है, पर प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जी मैम, प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि खान पीन की अगर बात करें, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि आप बात हमेशा ये करती हैं कि उपचार से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले ही अपनी बॉडी को वो तमाम चीज़ें दे दें कि ये प्रॉब्लम ही फेस ना करना पड़े। तो न्यूट्रिशंस की सलाह भी आप मरीज़ को देती हैं, तो वो क्या है, क्या क्या खाना ज़रूरी है अपनी त्वचा के बेहतर त्वचा के लिए? जी, एक्चुअली खाने के मामले में मेरे हिसाब से सब कुछ लेना चाहिए। जहाँ तक आहार की बात होती है, हर आहार कोई ना कोई पोषक तत्व ऐसा देता है जो हमारे डाइट में न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन और बालों के मामले में कोई पावर फूड्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आहार या प्रोटीन या एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अधिक मात्रा में लिए जाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। या कई बार हमसे मरीज़ आके पूछते हैं कि यदि हमने बहुत बायोटिन लिया तो क्या बाल अच्छे उगेंगे। ऐसी बात नहीं होती। यदि पोषण की कमियां हैं, जैसे आयरन की कमी है या कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है, तो ऐसा नहीं है कि बाल बहुत अच्छे से उगेंगे। तो हमें एक पूरा संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है और वो आहार को भी समय से लेना ज़रूरी है। दिनचर्या समय से हो और अपना अपना एक शेड्यूल और रूटीन बना के रखना है ताकि स्ट्रेस का प्रभाव और हमारे शरीर पे ज़्यादा ना हो। स्किन और बाल के अच्छे मेंटेनेंस के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो जिमिंग हो, योग हो या वॉकिंग, अपने अपने शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से हमें करना चाहिए। पर एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस का प्रभाव हमारे शरीर पे कम होता है, खून का प्रवाह हमारे स्किन में अच्छा होता है और इसकी वजह से त्वचा भी अच्छी रहती है और बालों में भी उगने में अच्छी क्षमता रहती है। ये बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। जी बिल्कुल, मैम ने इस बात को कहा कि व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं बनती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो रक्त का जब संचार बढ़ता है तो स्किन है वो बेहतर होती है। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई हैं, कांति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। जी, सवाल पूछिए। सर, मेरी स्किन बहुत ऑयली रहती है, तो उसके लिए क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? जी, तो मैम कांति जी हमारे साथ जुड़ी हैं और उनका सीधे तौर पर सवाल है कि उनकी स्किन जो है वो काफ़ी ऑयली रहती है, तो उससे किस तरीके से वो बच सकती हैं जिससे ऑयली स्किन ना रहे? एक्चुअली हमारी त्वचा का ऑयल एक तरह का हमारा खुद का मैकेनिज़्म है फॉर हाइड्रेटिंग द स्किन, यानी त्वचा को मुलायम या अच्छा रखने का एक त्वचा का तरीका है। पर यदि ऑयल बहुत ज़्यादा हो तो अच्छे क्वालिटी के फेस वॉशेस इस्तेमाल करें, जिससे त्वचा दिन में कम से कम 3 बार क्लीन हो। और इसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें वो ऐसे इस्तेमाल करें जो लाइट हो, बहुत ज़्यादा आपको लेयरिंग नहीं करनी है त्वचा पे। बहुत ज़्यादा हैवी क्रीम्स या मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल ना करें। मॉनसून्स या बरसात के मौसम में वैसी ही उमस रहती है, ज़्यादा ऑक्लूसिव या बहुत हैवी मॉइस्चराइजर्स लगाएंगे तो फिर पिंपल ब्रेकआउट्स के भी चांसेस होते हैं। कई बार ऑयल सिक्रीशन हमारे हार्मोन्स के ऊपर भी निर्भर होता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य जहाँ अच्छा होगा वहाँ ऑयल सिक्रीशन थोड़ा कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा आपकी ऑयली स्किन भी रह सकती है, येट यू कैन हैव गुड स्किन, यानी तेल होने के बावजूद त्वचा में आपकी स्किन हेल्दी हो सकती है। तो बस केयर करना ज़रूरी है, क्लीनिंग ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो क्लीनिंग ज़रूरी है, ये बात जो है डॉक्टर जयश्री पाटिल ने कही है। त्वचा का देखभाल आपको खुद करना होगा, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, खान पान का ध्यान रखना है। इसके अलावा दर्शकों एक बड़ी बात ये भी है कि आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। यहाँ पर बीना रिफाइनरी में यहाँ पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1800 करोड़ की जो है 10 औद्योगिक इकाइयों का भी जो है यहाँ पर लोकार्पण होना है। इसका सीधा प्रसारण ठीक 11 बजे से आप दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देख सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ अकबर मंसूरी जी भी बने हुए हैं। अकबर जी, बात हम यहाँ पर त्वचा की कर रहे हैं, सौंदर्य की कर रहे हैं, खूबसूरती की कर रहे हैं, तो अगर कवि की कविताओं की बात की जाए या गजल की बात की जाए तो ये भी सौंदर्य के बिना अधूरी है। तो कुछ सौंदर्य से जुड़ता हुआ भी सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। जी, मैं श्रृंगार रस के एक मतलब 1-2 शेर गज़ल के सुनाता हूँ। जी जी। उसके बाद सर मैं मेरी जो बहुत कीमती रचनाएं हैं 1-2 वो भी पेश करूंगा। जी जी बिल्कुल, लौटूंगा मैं आपके पास उसके लिए। जी, पहले आपने जो आदेश किया है मैं उसी तरीके से सुनाता हूँ कि मेरी आँखों का ख्वाब है तू, मेरी आँखों का ख्वाब है तू,
मेरी आंखों का ख्वाब है तू, मेरी आंखों का ख्वाब है तू, वाकई लाजवाब है तू, क्या बात। वाकई लाजवाब है तू, और तेरे आगे कहूँ क्या गजल। पंक्ति सुनिएगा श्रोताओं, बहुत अच्छी पंक्ति कहने की कोशिश की है कि तेरे आगे कहूँ क्या गजल, एक गजल की किताब है तू, मेरी जाना एक गजल की किताब है तू। और इस गजल की आखिरी पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। इसमें पंक्तियां बहुत है लेकिन सब टाइम मिलना चाहिए, इसलिए आखिरी पंक्ति के ताज को जिसने दी रोशनी। क्या बात है। ये ताज मेरा तखल्लुस है, सरने मंसूरी है। अकबर ताज पेश करता है कि ताज को जिसने दी रोशनी, ताज को जिसने दी रोशनी, वो हंसी महताब है तू, वो हंसी महताब है तू। और दोस्तों, एक नेत्रहीन कवि, नाबीना शायर श्रृंगार रस किस तरीके से कहने की कोशिश करता है, मैं आखिर में 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि नजर आता नहीं फिर भी नजारा देख लेता हूं, नजर आता नहीं फिर भी नजारा देख लेता हूं, मोहब्बत की नजर से मैं इशारा देख लेता हूं, तुम इतने खूबसूरत हो, मैं अपनी बंद आंखों से ख्यालों में हंसी चेहरा तुम्हारा देख लेता हूं, ख्यालों में हंसी चेहरा तुम्हारा देख लेता हूँ। क्या बात है अकबर जी, बहुत शानदार जो है पंक्तियां आपने सौंदर्य को लेकर सुनाई। क्या गजल थी, वाकई हमारे दर्शक इसको सुनकर प्रसन्न भी हुए। लौटूंगा आपके पास। दर्शकों, एक चीज और बताना चाहूंगा, जो आवाज अकबर जी की आप सुन रहे थे, ये आवाज के पीछे दर्द भी दिखा होगा थोड़ा सा सुनने में आपको। ये दर्द इस बात का भी है कि भले ही वो दिव्यांग है, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस दिव्यांगता को या इस विकलांगता को अपने जीवन में आने नहीं दिया। उन्होंने इससे निकलकर अपनी कविताओं के ज़रिए, गज़ल के ज़रिए जीने की कोशिश की और अपने हौसले के बल पर इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं कि वो आपके सामने बैठे हैं। तो हार नहीं मानना है, डटे रहना है, परेशानी ज़रूर आएगी। अब हम दोबारा चलेंगे जयश्री पाटिल मैम के पास, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, आपसे समझना चाहूँगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे हेल्थी स्किन की, कई लोगों की ऑयली स्किन भी होती है, कई लोगों की यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉन ऑयली स्किन भी होती है, काफ़ी रफ़ हो जाती है, और कई लोगों में स्ट्रेच मार्क्स भी देखने को मिलते हैं। और जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो एक मन के अंदर एक जो भावना है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि मंसूरी जी दिव्यांग है लेकिन आवाज़ बुलंद है और उस बुलंद हौसले से उन्होंने एक बड़ी चढ़ाई भी चढ़ी है, तो वैसे ही मन में निराशा आ जाती है कि मेरा चेहरा ठीक नहीं है। तो ये चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निराशा तो आती है, जितना हो सकता है हमें अपनी त्वचा की केयर करनी है, पर कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो पूरी तरह से, जैसे स्ट्रेच मार्क्स की आपने बात की, स्ट्रेच मार्क्स एक तरह का स्कार होता है जो चाहे कहीं पे भी हो, चाहे पेट पे हो, चाहे पैरों पे हो, या चाहे गर्दन पे हो या कंधे पे हो, वो एक तरह का स्कार होता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, पर वो पूरी तरह से नहीं जाते, क्योंकि ऐसा है कि त्वचा में एक परमानेंट डैमेज हो जाता है। पर इसको लेके निराश नहीं होना है, क्योंकि जहाँ हमारे
अंदर एक हीन भावना आ जाती है या हम दूसरों को अपने साथ कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेस का निर्माण होता है, और जहाँ स्ट्रेस का निर्माण होता है वहाँ पे कई और स्किन की और बालों की समस्याएं निर्माण हो सकती है या और वर्सन हो सकती है, बढ़ सकती हैं। इसीलिए खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है और हमें अपना वर्जन बेटर बनाना है, इसी पे हमको फोकस करना है। मैम स्ट्रेस मार्क्स क्योंकि अगर हम बात करें तो कई लोगों को हो जाते हैं और वो इस बात की चिंता में भी हो जाते हैं कि कैसे ठीक होंगे। बेसिकली ये होता किन कारणों के चलते हैं, और अगर ये हो गया है तो घबराना नहीं है कि जब आपके पास आएंगे या डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तो जो ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आप इस बात को कह भी रही हैं कि ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होते, लेकिन अगर हेल्थी डाइट रखी जाए, कुछ संयम बरता जाए तो कई बार परिणाम चौंकाने वाले भी सामने आते हैं। जी, स्ट्रेच मार्क्स कई बार इसके पहले जो हमने चर्चा की थी स्टेरॉइड्स की उस तरह की क्रीम्स की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे दाद के ऊपर यदि स्टेरॉइड्स लगाए जाएं तो त्वचा पतली हो जाती है। इसके साथ साथ आप ऐसे समझें कि ठीक तो नहीं होते वो पूरी तरह से, पर यदि उनके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट्स कराई जाए, जैसे कुछ मशीन वाली ट्रीटमेंट्स होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, लेज़र्स होते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा दिख सकता है। किंतु ये सब को कराने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये कॉस्मेटिक समस्या है, कराना नहीं कराना अपनी चॉइस होती है, पर इसके ऊपर कोई ऐसी क्रीम नहीं है जो बहुत अच्छे से काम करे, और एक बार ये बन जाते हैं तो पूरी तरह से ठीक नहीं होते। इतना ही है कि हमें कोशिश करनी है कि ये बहुत ज़्यादा बने नहीं, वज़न बढ़ना नहीं चाहिए। जहाँ वेट गेन बहुत होता है ये स्ट्रेच मार्क्स ऑटोमेटिकली बन सकते हैं, या कई बार वेट लॉस होने के बाद ज़्यादा दिख के आते हैं, उभर के आते हैं। शुरू में जब स्ट्रेच मार्क्स आते हैं तो वो रेड या पिंक कलर के दिखते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे क्रिम्जन होके सफ़ेद हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर श्रिंक हो जाते हैं। पर समय के साथ ये होते हैं, और इन्हें जहाँ तक हो सके हमारे डाइट और हमारी लाइफस्टाइल से हम कम रख सकते हैं, ताकि लाइफस्टाइल का खास तौर पर ध्यान रखना होगा अगर स्किन को सेफ रखना है और स्वस्थ रखना है। मैम लेकिन एक चीज़ यहाँ और निकल कर आती है, हम देखते हैं जैसे आपने कहा वजन के कारण जी, दो लोगों में स्ट्रेस मार्क्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो जो जिमिंग करते हैं या वेट गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, और दूसरा महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद जो स्थितियाँ बनती है वहाँ पर, और दोनों ही वर्ग काफ़ी चिंतित रहता है। और जो दर्शक हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स से कैसे बचें। देखिए जहाँ पे जिमिंग की बात होती है, हम ये नहीं बता सकते कि स्ट्रेच मार्क्स कहाँ बनने वाले हैं। जैसे यदि कोई अपर बॉडी बिल्डअप कर रहे हैं तो उनको स्ट्रेच मार्क्स जो होंगे वो हाथों पे होंगे या कंधों पे होंगे। प्रेगनेंसी में हमें पहले से पता होता है कि स्ट्रेच मार्क्स जो आएंगे वो या तो पेट के निचले हिस्से पे आएंगे या तो थाइस पे आएंगे। तो ऐसे में यदि छठे महीने से हल्की हल्की मालिश की जाए एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम्स से, तो इनका बनना ऐसा नहीं है कि कम नहीं बनेंगे, पर ये कम बनेंगे। और आप ऐसे समझ लीजिए प्रेगनेंसी के बाद इनका लुक बेटर रहता है। स्ट्रेच मार्क्स बनते ही इस वजह से है क्योंकि त्वचा बहुत धीरे धीरे बढ़ सकती है। जब अंदरूनी मांसपेशियाँ या चर्बी होती है वो जब भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो त्वचा वहाँ पे फट जाती है, और चूंकि वो कोलाजन नाम के फाइबर्स बहुत तेज़ी से नहीं बना सकती, वो फाइब्रोसिस करती है, जिसकी वजह से ये स्कार का टिश्यू निर्माण होता है। ताकि वो फट ना जाए वो स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। किंतु प्रेगनेंसी में भी बन ही जाते हैं, पर यदि छठे सातवें महीने से इसका ध्यान दिया जाए तो ये कम बनते हैं। और प्रेगनेंसी के बाद यदि वज़न सही तरीके से घटाया जाए तो भी ये कम विजिबल होते हैं। जी, तो निश्चित रूप से दर्शकों यहाँ पर अपनी त्वचा का आपको देखभाल रखना है। अगर आप बेहतर डाइट लेंगे तो त्वचा स्वस्थ रहेगी। परेशानी आए तो आपको स्वयं इलाज नहीं करना, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना है, क्योंकि बात त्वचा की है। अगर एक बार ख़राब हो गई तो ठीक करने में फिर कड़ी मशक्क़त करना पड़ेगी। ये बात हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयश्री पाटिल जी बता रही थी। अकबर जी के पास चलेंगे, बहुत शानदार कविताएँ लेके आए हैं, गज़ल लेके आए हैं। जी अकबर जी, आपसे क्योंकि बात हमने श्रृंगार रस की भी कर ली, लेकिन एक रस जिंदगी का ऐसा भी होता है जिसको हम निराशा देखते हैं, और आप तो खुद जीता जागता स्वरूप हैं कि आपने अपनी निराशा को दूर करके, अपनी दिव्यांगता को दूर करके गज़ल कविताएं ये न सिर्फ सीखी गाई, बल्कि अब एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं कि आप मध्य प्रदेश ही नहीं देश में भी कई लोग आपको जानते हैं। तो कुछ आपके जीवन से भी समझना चाहूँगा और निराशा को दूर करने की कोई कविता आपसे सुनना चाहूँगा। जी, ये चार पंक्तियाँ जो मैंने कही ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हुई और मुझे बहुत मान सम्मान मिला। जी,
और मेरे दिव्यांग भाई बहनों से भी कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें और ऐसे कहने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। सिर पे मेरी एक तमन्ना है, एक सोच है, मुझे नेत्रहीन होने का कोई गम नहीं है, लेकिन एक तमन्ना क्या है, मेरी सोच क्या है सर, जी, मैं क्या चाहता हूँ, वो 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। जी। पंक्तियां यूं है कि मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। क्या बात। मुझे तू राम के जैसा क्या बात। या फिर लक्ष्मण बना देना, और सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। क्या बात। मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका, मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका, मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। और कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अकबर ताज आपको दिखाई नहीं देता है, आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या देखते हैं जी। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं सर के रोशनी तो दिल की जो रोशनी होती है ये बड़ी रोशनी होती है, दृष्टि यही होती है। पंक्तियां यूं है कि आंखों में नहीं दिल में मेरे नूर छुपा है, आंखों में नहीं दिल में मेरे नूर छुपा है, राजी हूं उसी में जो मेरे रब की रजा है। ये गम नहीं आईने को सब देख रहे हैं, ये गम नहीं आईने को सब देख रहे हैं, मैं खुश हूं कि आईना मुझे देख रहा है, मैं खुश हूं कि आईना मुझे देख रहा है। और सर ये आखिरी अभी के दौर की पंक्तियां जी जी बेटी के ताल्लुक से 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल। इसके बाद फिर कुछ अपने वतन के ताल्लुक से भी सुनाना चाहूंगा मैं जी। लेकिन ये बेटी के ताल्लुक से मैंने घुमाने की कोशिश की है साहब, इस पे बड़ा आश्चर्य करते हैं सुनने वाले कि अकबर ताज आपने इन पंक्तियों को बहुत अच्छे तरीके से घुमाया है। जी जी। 3 पंक्तियां आपको कुछ अलग अंदाज की लगेगी और आखिरी पंक्ति पे इसका राज खुलेगा। पंक्तियां देना चाहता हूं कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। मिस कॉल और कॉल की बातें बहुत सारी शायरी में होती है, कविता में होती है, लेकिन मैंने अकबर ताज ने घुमाने की कोशिश की है कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है, मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है, कभी कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती, कभी एहसास अंधेपन का वो होने नहीं देती, मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है, मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। बहुत खूब अकबर जी, बहुत शानदार कविता आपने यहाँ पर गज़ल के ज़रिए सुनाई है। और आपने अकबर जी की इस बात को सुना होगा, जिस जिंदा दिली से वो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हमें ज़िंदगी जीना है बेहतर तरीके से तो दिव्यांगताएं या मुश्किलें जीवन में लाख हों, लेकिन अगर आगे बढ़ने का जज्बा होगा तो हम जीतते ज़रूर हैं और आगे बढ़ते भी ज़रूर हैं। तो त्वचा की बात भी हम कर रहे हैं। डॉक्टर जयश्री पाटिल मैम मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। मैम, जिस तरीके से बात यहाँ पर हम स्ट्रेच मार्क्स की कर रहे थे तो पहले ध्यान नहीं रखा, लेकिन अब बाद में पता चल गया, क्योंकि होता यह है कि लोगों को पहले पता भी नहीं होता कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं। जब निशान आना शुरू हो जाते हैं, स्थितियाँ गंभीर हो जाती हैं, फिर लोग जागते हैं, अरे ये निशान आ रहे हैं,
उनको पता नहीं होता स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो क्या बाद में भी क्या समय रहता है कि इनका उपचार किया जाए और इनको दोबारा से ठीक कर लिया जाए? एक बार वो जो बन जाते हैं, मुझे यही कहना है कि स्ट्रेच मार्क्स एक तरह का स्कार टिश्यू है, और जी। एक बार जब वो बन जाते हैं तो उनका उपचार है, पर वो पूरी तरह से नहीं। यानी हम उसका अपीयरेंस या हम उसका जो लुक है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जी। पर यदि बारीकी से त्वचा को उसके बाद भी अगर देखें तो स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स कई बार टीनेजर्स में या 12 से 18 साल की उम्र में भी, जब अचानक से ग्रोथ स्पर्ट्स होती हैं, जब अचानक से हाइट बढ़ती है, वज़न बढ़ता है बच्चों का, जी। तो भी हो जाता है। पर ये स्ट्रेच मार्क्स बहुत पतले होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, ये दिखते नहीं हैं। पर बाकी तरह के जो स्ट्रेच मार्क्स है, जैसे वज़न बढ़ने की वजह से होते हैं, या अचानक से प्रेगनेंसी की वजह से होते हैं, या स्टेरॉइड के इस्तेमाल से होते हैं, ये स्ट्रेच मार्क्स थोड़े ज़्यादा सिवियर होते हैं। और इसमें फिर आप ऐसे समझ लीजिए प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स यानी कुछ मशीन्स की मदद से हम उन्हें कम विजिबल कर सकते हैं, किंतु ये कभी हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से एकदम स्किन जैसे पहले नॉर्मल थी वैसे हो जाए। यस। तो मैम आपने काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे बताई कि स्ट्रेच मार्क्स आ भी गए तो घबराना नहीं है, देखभाल करके हम उसको थोड़ा रिकवर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन निराश नहीं होना है, क्योंकि ये कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन मैम एक चीज़ यहाँ पर ये भी आती है, क्योंकि फैशन का दौर है और हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी स्किन को लेकर बहुत सेंसिटिव तो होता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं एक नया ट्रेंड चल रहा है टैटू मेकिंग का, तो टैटू लोग बनवा भी रहे हैं और फिर डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो उसको रिमूव भी करा रहे हैं। तो क्या इसका नुकसान भी है स्किन को कि टैटू बनवाने का, और अगर इसको रिमूव कराते हैं तो इसका भी कोई नुकसान है, साइड इफेक्ट? देखिए, टैटू बनाने से नुकसान वैसे डायरेक्टली तो नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर में सदियों से टैटूज़ बनाते आ रहे हैं। तरीके बदले हैं, मशीनें बदली हैं, पर टैटूइंग की प्रथा बहुत पुरानी है। इतना ही है कि यदि किसी को स्कार बनने की टेंडेंसी है, जैसे चोट लगने के बाद त्वचा में चोट की ही जगह पे घाव भरने के बाद गिठाने बन जाती हैं, कभी कभी वो गिठाने बढ़ती रहती हैं, जिन्हें हम कीलॉइड्स कहते हैं। तो उठे हुए स्कार या कीलॉइड्स बनने की यदि टेंडेंसी होती है तो ऐसे लोगों ने टैटूइंग नहीं करनी चाहिए, जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर एक बार टैटू बना लेते हैं तो टैटूइंग भी एक तरह की चोट होती है, तो वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं और फिर टैटू जैसा दिखना है वैसा दिखता नहीं है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि टैटू मिटवाना है, पूरी तरह से हटाना है। इसके बहुत अच्छे लेज़र्स हैं, स्पेसिफिक लेज़र्स होते हैं टैटूज़ हटाने के। कई सारी सेटिंग्स में, जैसे 5 से 6 सेटिंग्स ऑन एन एवरेज लगते हैं, और अलग अलग कलर्स के आजकल टैटूज़ बनते हैं। पहले एक ही रंग के टैटूज़ बनते थे, आजकल अलग अलग कलर्स के टैटूज़ बनते हैं, तो उन्हें अलग अलग वेवलेंथ से हम लेज़र्स से हटा सकते हैं। किंतु इसमें भी सेटिंग्स लगती हैं, और कई बार एक त्वचा में एक शैडो जैसी, या उसको घोस्ट पैच जिसे हम कहते हैं, उस तरह का एक लुक रह जाता है टैटू हटाने के बाद भी। बिल्कुल मैम, लौटूंगा आपके पास, विस्तार से समझूंगा इस चीज़ को। बसंत कुमार जी जुड़ गए हैं भोपाल से, एक कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है बसंत जी आपका। जी नमस्कार सर। जी सवाल पूछिए। मैं बोल रहा था सर, मेरी पत्नी का ये पैर में थोड़े सफेद सफेद चिट्टे हैं, 1 साल पहले थे, तो अभी छोटे छोटे थे, अब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है सर, पैर में नीचे से ऊपर तक? जी, चकते के दाग पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका सवाल आ गया है। जयश्री मैम, यहाँ पर सीधे तौर पर सवाल हमारे दर्शक ने पूछा है भोपाल से कि उनके जो मरीज़ हैं उनके पैर में चकते के दाने हो रहे हैं, और लाल दाने कई बार देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में दाने का स्वरूप रहता है, लेकिन बाद में तेज़ी से मार्क्स के रूप में तब्दील हो जाता है। ये भी क्या है? देखिए, पैरों में कई सारे समस्याओं की वजह से निशान आ सकते हैं। कुछ निशान लाल हो सकते हैं, कुछ सफ़ेद हो सकते हैं। कई बार लाल होने के बाद वो सफ़ेद या काले पड़ सकते हैं। पूरे शरीर में हर समस्या नहीं फैलती, पर कौन कौन सी समस्याएं फैल सकती हैं इसका हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कई बार त्वचा के मामले में कई सारे निशान एक से दिखते हैं, पर वो कई बार अलग अलग समस्याएं या बीमारियां होती हैं। चाहे एलर्जिक हो, चाहे इन्फेक्टिव हो, हर एक समस्या का इलाज अलग अलग होता है। और चाहे जैसे एलर्जी के मामले में हम लोग कई बार देखते हैं, या एक्जिमास के मामले में हम देखते हैं कि लाल निशान होते हैं, कभी दाने होंगे, कभी चकत्ते होंगे, किसी में से स्केलिंग या पपड़ी निकलती है, और कई बार वो काले रंग के भी निशान छोड़ देते हैं। किसी को पैरों में सफ़ेद निशान भी हो सकते हैं, और ये जो सफ़ेद निशान है वो भी ज़रूरी नहीं
नहीं है कि पूरे शरीर पे फैले, केवल इतना ही है कि सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है और ये प्रेडिक्ट कर पाना कि वो पूरे शरीर पे फैलेगा या नहीं फैलेगा ये बड़ा मुश्किल है। पर जी, इन सभी समस्याओं का इलाज है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स। और ख़ासकर हमारे दर्शक ने बोला कि बच्चा है, तो बच्चों के मामले में हमारी जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो काफ़ी सहमी सी या बहुत केयरफुल ट्रीटमेंट्स होती हैं। जहाँ तक हो सके हम कोशिश करते हैं क्रीम्स या लोशन से ही कंट्रोल करने का, पर जहाँ ज़रूरत पड़ती है प्रॉपरली अगर खाने की दवाइयाँ भी दी जाए तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो रिजल्ट बेहतर आ सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना होगी कि अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके रखें आप। तो यहाँ पर अगर आप इम्यून सिस्टम आप बूस्ट करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो त्वचा रोग संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उससे आप बच सकते हैं। और इसके दो ही तरीके हैं, खान पीन का आपको ध्यान रखना होगा और व्यायाम भी रोज़ करना होगा। अकबर मंसूरी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कविताएं पढ़ते हैं, गज़ल हैं, गज़लकार हैं, गायक हैं। मंसूरी जी, आप देशभक्ति की बात भी कर रहे थे और आज तो हिंदी दिवस है और कहते भी हैं हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो कुछ देशभक्ति का भी सुनना चाहेंगे आप? जी सर जी, बिल्कुल। मैं हर जगह देशभक्ति तो सुनाता हूँ, वो चाहे हिंदी मंच हो या उर्दू मंच हो, देशभक्ति होना तो बहुत ज़रूरी है जी। और मैं यहाँ से भी कुछ देशभक्ति की पंक्तियाँ देना चाहता हूँ जी। पंक्तियाँ यूँ हैं साहब के, इसे वतन से मोहब्बत देखना के इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ, इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ, ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूँ। हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, वो मेरा बाप क्यों ना हो उसे दुश्मन समझता हूँ, वो मेरा बाप क्यों ना हो उसे दुश्मन समझता हूँ। और जब मैं देशभक्ति पढ़ता हूँ तो कई पत्रकार मुझसे सवाल करते हैं कि अकबर ताज, आप नेत्रहीन हैं, आपको दिखाई नहीं देता है और इतनी देशभक्ति की बातें करते हैं, देश पे मर मिटने की बातें करते हैं, लेकिन आपको तो दिखाई नहीं देता, आप क्या कर सकते हैं अपने वतन के लिए? तो मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं साहब के, एक नेत्रहीन कवि अपने वतन के लिए क्या कर सकता है। पंक्तियां यूं है कि भला भला कैसे मेरे दिल से वतन की याद जाएगी, और मुझे उम्मीद है ऊपर मेरी फरियाद जाएगी। मेरी आंखों के कारण मैं तो अकबर जा नहीं सकता, मगर सरहद पे जा देने मेरी औलाद जाएगी, मगर सरहद पे जा देने मेरी औलाद जाएगी। बहुत कुछ है सर, लेकिन वक्त की बिल्कुल अकबर जी, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ कही है। और जो हौसले की बात हम कर रहे हैं दर्शकों, अकबर जी यहाँ दिव्यांग ज़रूर हैं, और अब ये कहना ज़रूर मुश्किल है कि वो दिव्यांग हैं, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं के ज़रिए, गज़ल के ज़रिए जिस तरीके से अपना जोश हौसला आपके सामने रखा, उससे आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं हौसले के बल पर हर जो दिव्यांगता है उसको यहाँ पर दूर किया जा सकता है। डॉक्टर जयश्री पाटिल जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, त्वचा की बात जो है ख़त्म नहीं होती है, और क्योंकि हम बात करें तो त्वचा से रिलेटेड कई सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन कुछ कॉमन परेशानियाँ, उसमें एक परेशानी मसा भी है। ये मसा होता क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं मसे के भी बहुत सारे प्रकार हैं, और आजकल तो इसके कई सारे ट्रीटमेंट्स भी आ गए, लेकिन वो पुराने में ज़माने में एक कहावत थी कि चूना और पान लगा लो, या कुछ देसी नुस्खे हुआ करते थे। तो मसा क्यों होता है, और ये जो ट्रीटमेंट ये करना ठीक है क्या? इसका कुछ अलग से हेल्थ ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं?
मस्से आपने बिल्कुल सही बोला, सारे मस्से एक जैसे नहीं होते। मस्सा एक बहुत कॉमन समस्या है और ये कई तरह के होते हैं। कुछ मस्से केवल त्वचा के निकले हुए अंश होते हैं जिन्हें ट्रीट करें ना करें वो कॉस्मेटिक कंसर्न के लिए हम करते हैं। पर कुछ मस्से वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं जिसे बोलचाल की भाषा में वॉट्स कहा जाता है। ये इन्फेक्टिव होते हैं और ये एक से दूसरे में भी बहुत फैल सकते हैं और अपने ही त्वचा में 1 के 4 और 4 के 16 बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। वॉट्स को मेडिकली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से ट्रीट करना ज़रूरी है क्योंकि ये इन्फेक्शन है। पर इसके अलावा जो मस्से होते हैं जैसे गर्दन पे बनते हैं, किसी को मस्से कांख में बनते हैं, ये मस्से कई बार कुछ हद तक हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर निर्भर होते हैं। थोड़ा सा इसमें जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है, किसी किसी को पारिवारिक होता है, किंतु ये उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिनमें वज़न बढ़ता है और स्ट्रेस ज़्यादा रहता है या बैठ के काम करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट या आदत होती है। जी तो यहाँ पे ये एक तरह का मेटाबॉलिक सिम्टम हम जैसे कहते हैं, यानी आपकी जो शारीरिक हेल्थ है उसका एक तरह का आप समझ लीजिए दर्पण है या आईना है। ये अगर गर्दन पे कालापन आ रहा है और काख में भी कालापन आ रहा है और उसके साथ साथ यदि मस्से बन रहे हैं तो ये इस चीज़ का संकेत है कि हेल्थ थोड़ी डिटीरियोरेट हो रही है और इसमें वज़न की तरफ ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है। ये तो जनरल हेल्थ की बात हुई, पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस यदि रखें तो ये सारी चीज़ों को हम कम से कम पूरी तरह से नहीं पर काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रख सकते हैं। मेडिकली इसके लिए बहुत सारे उपचार हैं, पर जहाँ कॉस्मेटिक कंसर्न के लिए यदि हम किसी मस्से को हटा रहे हैं, यानी ऐसा मस्सा जो दिखने में अच्छा नहीं लगता, तो उसे हटाने के लिए भी ऐसे उपचार बहुत आसानी से आजकल है जो उसे बहुत ही नीटली या प्रिसाइजली कट करते हैं ताकि मस्सा हटाने के बाद उसकी जगह निशान या काला धब्बा या गड्ढा ना पड़े। तो जैसे आपने बोला पुराने ज़माने में चूना लगाते थे, तो उससे क्या होता है कि जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है उसमें बर्न मार्क्स हो सकते हैं, वो वहाँ की त्वचा जल सकती है और जलने के बाद वहाँ कई बार काले धब्बे या गड्ढे पड़ जाते हैं। तो मस्से के कंपैरिजन में ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अच्छी दिखे। इसके साथ साथ जो त्वचा में दिक्कत होती है, जलन पड़ती है, फिर उसका अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। निश्चित रूप से मतलब ये जो देसी नुस्खा है ये ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर सलाह लेना होगा क्योंकि कई जगह काम भी आ जाएगा लेकिन कई जगह दाग छोड़ जाएगा। हो सकता है कई जगह सक्सेसफुल हो पर जहाँ दिक्कतें हो जाती है फिर उन्हें हमें ट्रीट करना पड़ता है। मैम एक चीज़ और समझना चाह रहा था, ये तो बात मस्से की हुई, लेकिन सौंदर्य की जब बात आती है तो स्किन के साथ साथ बाल, उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। और ये आजकल कॉमन प्रॉब्लम, सिर्फ अगर हम बात करें तो देश नहीं पूरे विश्व की ये कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों के पास अब दिखाने के लिए बाल ही नहीं बचे और जिनके पास हैं वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है और वो चिंता की बात हो जाती है क्योंकि स्किन का देखभाल करना है, लेकिन लोग समझते नहीं है। मार्केट्स में कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, शैम्पूज भी हैं, उसका यूज़ करते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हेयर फॉलिंग की समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये इसका बड़ा कारण क्या है? बालों के ग्रोथ के ऊपर 3 चीज़ों का मेन प्रभाव पड़ता है। मेडिकल डिसऑर्डर्स तो कुछ होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, बट ये बहुत कम लोगों की चलती हैं। मोस्ट कॉमन कारण जो है वो पोषण की कमियाँ हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी पूरी बात समझूंगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से, ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका। जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, सवाल नमस्कार पाटिल मैडम। नमस्ते। हाँ जी, आवाज आ रही है जी, सवाल पूछिए आपका। ये मानसून में स्किन पे छत्ते पड़ जाते हैं मैडम, इसके बचाव क्या स्थायी रहते हैं या उसके बाद चले जाते हैं? चलिए, आपका सवाल आ गया है, कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। हम और भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी पूछिए। आपका सवाल आ गया है, जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए, तो मैम यहाँ मानसून के मौसम में चकत्ते की समस्या है, जो कॉमन समस्या है, लोगों को हो जाते हैं, तो ये क्या हमेशा रहती है कि सिर्फ मानसून के सीजन? नहीं, ये समस्या ऐसी है जो पूरी तरह से ठीक हो सकती है और
यदि त्वचा की ठीक से केयर करी जाए और इसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से किया जाए तो ये बार बार परेशान नहीं करनी चाहिए करती है। ये इसके लिए वही मैंने बोला कि ट्रीटमेंट जो करते हैं वो पूरा उसका कोर्स ख़त्म करना ज़रूरी है, और जो कपड़ों का ध्यान देना है वो ज़रूरी है। त्वचा को जितना हो सके साफ़ और सूखा रखना ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पसीने से नुकसान है, पर पसीने को बचा के नहीं रखना है, पसीने को हटाना है त्वचा से, और दिन में 2 बार नहाना, साबुन का प्रयोग करना, ये सारी अच्छी आदतें हैं। ढीले सूती कपड़े पहने मानसून के समय पे, तो ये समस्या पर्याप्त इलाज से पूरी तरह से हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। समस्या इतनी होती है कि ये पटने वाली बीमारियां होती हैं जिसे हम दाद कहते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो री इन्फेक्शन या दोबारा हो सकता है, पर जो होता है वो ठीक हो सकता है पूरी तरह से। मैम, क्योंकि हम हेयर फॉल की बात भी कर रहे थे, ये कॉमन समस्या है। एक ये समझना चाह रहा था क्यों होती है, और दूसरा इसका पहलू ये भी है कि हेयर वीविंग कई लोग करा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि ये तेल लगाइए, ये दवा लीजिए, नए बाल उग जाएंगे। क्या ये संभव है? देखिए, संभव है कुछ एक्सटेंट तक। हेयर वीविंग तो एक तरह का कैमोफ्लेज है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही है कि जहाँ बालों की समस्याएं शुरू हो रही है, पहले से ही चौकन्ना रहना और उसके ऊपर काम करना ये ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम महंगे से महंगे ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं और हम सजेस्ट करते हैं, पर यदि पोषण सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, डेली एक्सरसाइज नहीं हो रहा है या व्यायाम नहीं हो रहा है, तो ये सारी की सारी ट्रीटमेंट्स फेल हो सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर हेल्थ अच्छी है, यानी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी है, तो बालों का उगना बहुत आसान हो जाता है और फिर हमारी ट्रीटमेंट्स भी अच्छी तरह से काम कर सकती है। कई बार तो ट्रीटमेंट्स तक जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बाल अपने आप ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बस वो ऑप्टिमम एनवायरनमेंट चाहिए, पोषण चाहिए ताकि वो ग्रो करें। और शरीर का ऐसा रहता है कि जहाँ स्ट्रेस रहेगा, जहाँ पोषण की कमियाँ रहेगी, वो बालों को प्रायोरिटाइज नहीं करती। इसकी वजह से जो बाल कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं या निगलेक्ट होते हैं, वो कुछ समय के बाद झड़ जाते हैं। पर अगर अच्छे बालों को उगाना है तो बेसिक लाइफस्टाइल और बेसिक हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है, लोगों के मन में ये, खास तौर पर जो महिलाएं हैं, उनके मन में आशंका रहती है कि बालों को कितनी बार धोएं, क्योंकि कई बार रहता है कि ज़्यादा हम बालों को धो रहे हैं तो बालों की जो डेंसिटी वो कम हो रही है, ज़्यादा झड़ रहे हैं। और कई महिलाएं नहीं, ये तेल को 9 घंटे लगा के ही रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें ये मन में रहती हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, शैम्पूइंग का ऐसा है कि आइडियली ऐसा रिकमेंडेड है कि सप्ताह में 2 बार आप शैम्पू करें तो भी पर्याप्त होता है। लेडीज़ के बाल लंबे होते हैं तो बार बार बाल गीले करके धोना मुश्किल होता है। ड्राई शैम्पूज़ का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए। पर और तेल की जहाँ बात करें तो तेल या तो रात भर लगा के रख सकते हैं और सुबह धो सकते हैं शैम्पू से। पर अगर स्कैल्प की समस्याएं हैं, जैसे ऑयली स्कैल्प है या डैंड्रफ है, तो शैम्पू करने के 1-2 घंटे पहले ऑयलिंग कर सकते हैं। आजकल कई सारे लोग ऑयल लगाना पसंद नहीं करते, तो वो भी चलेगा, पर उसके बाद शैम्पू की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस और ड्राइनेस हो जाती है, तो शैम्पू के बाद कंडीशनिंग बालों का करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑयलिंग शैम्पू के पहले करें और शैम्पू के बाद कंडीशनिंग, तो इससे बाल अच्छे रहते हैं और क्लीन रहते हैं। तो अपना देखभाल यहाँ पर करना होगा। हमने कई सारी बातें आपको बताई हैं हमारे विशेषज्ञ ने, और कार्यक्रम के अंतिम बेला में हैं, हम अकबर जी के पास चलेंगे। अकबर मंसूरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अकबर जी, अब दर्शकों के लिए आप कौन सी गज़ल लेकर आए? क्योंकि हम बात करें तो हमने देशभक्ति का भी सुना, लेकिन एक क्रोध रस भी होता है, और अगर हम बात करें जब आदमी आक्रोशित होता है, क्रोधित होता है, तो वो बात भी कहते हैं। तो कई बार आपको भी जीवन में ऐसे पड़ाव आए होंगे जहाँ कविताओं के जरिए अपनी बात आपने रखी होगी। क्योंकि कहते हैं कि झगड़े करने से नहीं, शब्दों के जरिए भी अपने आप को कंट्रोल किया जा सकता। बेशक जी सर, ये आप गजल का भी कह रहे हैं तो एक मतला 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। जी जी। कि बहुत मैला हुआ है मन तुम्हारा, बहुत मैला हुआ है मन तुम्हारा, तुम्हारे घर में है दुश्मन तुम्हारा, तुम्हारे
तुम्हारे घर में है दुश्मन तुम्हारा। और बहुत ही शानदार एक शेर हुआ है गजल में जी। कि भरा बर्तन नहीं आवाज करता। क्या बात है। भरा बर्तन नहीं आवाज करता, मचाए शोर खालीपन क्या बात है, बहुत तुम्हारा। बहुत बढ़िया लाइन आपने कही है। मचाए शोर खाली। निश्चित रूप से अकबर जी, बहुत बड़ी बात आपने अपने लफ्जों में कही है कि खाली बर्तन शोर नहीं करता। तो यहाँ पर खाली बर्तन शोर नहीं करता, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर जयश्री पाटिल जी भी लगातार बनी हुई है। मैम, कार्यक्रम में अंतिम बेला में संक्षिप्त में आपसे टिप्स चाहूँगा, क्या अंतिम क्षणों में आप क्या कहना चाहेंगे हम दर्शकों? मेरा मेन जो मैसेज है जो मैं सबको कहना चाहूँगी कि त्वचा और बाल ये हमारा अंदरूनी, हमारे जो इंटरनल हेल्थ है या जो हमारी अंदरूनी स्वास्थ्य है उसका एक तरह से आईना है। यदि हम मेंटली या फिज़िकली फिट नहीं है तो कितना भी हम कोशिश कर लें, स्किन बहुत अच्छी नहीं रहती या बालों में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो जनरल हेल्थ, खान पान का ध्यान रखा जाए और रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए, अच्छे विचार रखे जाएं, सोच विचार कम किए जाएं, टेंशन ज़्यादा ना लें, तो स्किन और बाल दोनों अच्छे रह सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने त्वचा रोग संबंधित बात की है और साफ तौर पर टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना है, तो आपका जीवन स्वस्थ होगा, त्वचा स्वस्थ होगी, मन में उमंग होगी और उल्लास होगा। तो फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतने ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।